Hello everyone, welcome to AFIAN Coaching YouTube channel. First of all, let me introduce you. My name is Kirti and I will teach you Indian Polity and Constitution. मैं आपको पढ़ाऊँगी भारतीय राज व्यवस्था और हमारा संविधान. So let's start the class. सबसे पहले हम देखते हैं ओवरव्यू. हम इस पूरी क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो हम पढ़ेंगे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन. राज व्यवस्था और संविधान होता क्या है, कैसे इसको डिफ़ाइन किया जाए, वो हम देखेंगे. उसके बाद हम देखेंगे द 3 पिलर्स. हमारे संविधान के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ कौन कौन से हैं. इसमें हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे इतने वृहद संविधान का निर्माण कैसे हुआ है, कितना टाइम लगा है, क्या क्या प्रोसेस रहा है, हम ये सब जानेंगे. सो चलिए आगे देखते हैं. पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था क्या होती है, इसे कैसे डिफ़ाइन किया जाए. हाउ द स्टेट विल बी रूल्ड, डैट मीन्स द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. मतलब हमारे देश को किस तरीके से शासित किया जाए, कैसे रूल किया जाए और किस गवर्नमेंट का, किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हमारे देश में इस समय अस्तित्व है, उसको ही हम बोलते हैं भारत की राज व्यवस्था. जैसे मान लीजिए अभी हमारे देश में किसका शासन है, बीजेपी का. तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है हमारा, बीजेपी. ये हो गई हमारी पॉलिटी मतलब राज व्यवस्था. इसके बाद हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान क्या होता है. सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न्स हाउ द स्टेट शैल बी रूल्ड. नियमों का वो संग्रह जो ये बताता है कि शासन चल तो रहा है लेकिन उसे चलाया कैसे जाए, किन किन नियम कानूनों का पालन करना पड़ेगा जो पार्टी हमारे देश की कमांड इस समय संभाल रही है. ऐसा तो नहीं है ना कि फ्रीली वो कुछ भी करते रहें, कोई से भी नियम कानून लगाते रहें, जनता खुश है या नहीं है. क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं तो यहाँ जो भी सरकार अस्तित्व में होगी उसे जनता के हितों का ध्यान रखते हुए ही शासन करना होगा. तो इसलिए सेट ऑफ रूल्स जो ये सब डिटरमाइन करते हैं वो कहलाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत मेजर डिफरेंस ये है कि पॉलिटी इज़ डायनेमिक. मतलब पॉलिटी यानी राज व्यवस्था समय के साथ बदल जाती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ स्टैटिक. कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलता, संविधान नहीं बदलता. जानते हैं कैसे. मान लीजिए आज बीजेपी का शासन है, कल कांग्रेस का शासन हो गया, या आने वाले टाइम में और किसी पार्टी का अस्तित्व है, तो क्या हुआ, राज व्यवस्था तो बदल गई ना. क्यों, क्योंकि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो बदल गई ना. और पॉलिटी का मतलब क्या होता है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसका मतलब पार्टी चेंज हुई, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बदल गई, मतलब राज व्यवस्था समय के साथ बदल गई. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान वही रहेगा. क्यों, क्योंकि जो नियमों का संग्रह है, जो सेट ऑफ रूल्स है, वो जो सरकार पहले मान रही थी, आने वाली हर एक सरकार को भी वो सब मानना पड़ेगा. हर एक सरकार को उन सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हैं, हमारे संविधान में लिखित हैं. उसके लिए कोई भी पार्टी अपना दबाव नहीं दे सकती कि नहीं हम ये नियम नहीं मानेंगे या हम ये नियम मानेंगे. तो वो सेट ऑफ रूल्स हमेशा सेम रहेंगे किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, स्टैटिक है. आगे हम देखते हैं द 3 पिलर्स. कौन कौन से 3 स्तंभ हैं. लेजिस्लेटिव
मतलब विधायिका। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में, क्या है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। लेजिस्लेटिव मतलब विधायिका। तो विधायिका वो होती है जो हमारे देश को चलाने के लिए नियम कानून बनाती है। अब क्योंकि हम गणतांत्रिक देश में हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि मान लीजिए कोई राजा या रानी का शासन है, वो जो कहें वो हमें मानना ही पड़ेगा, नहीं हो सकता। यहाँ सबसे पहली चीज़ है जनता के हितों का ध्यान रखना। तो विधायिका का काम क्या होता है, नियमों को बनाना, लॉ मेकर। और क्योंकि वो सभी नियम जनता के हित में होने चाहिए, तो कहने का मतलब ये है कि वो नियम कानून हम जनता को ही बनाने हैं, हम ही बनाएंगे वो नियम कानून। लेकिन हम डायरेक्टली जाके तो नियम नहीं बना सकते ना, कि मेरा ये कहना है, मेरा ये नियम है और संविधान में इसको मेंशन किया जाए। तो हम क्या करेंगे, हम चुनेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। जो नियम को बनाए वो होता है लेजिस्लेटिव, विधायिका। मतलब विधायिका के अंदर वो सदस्य आते हैं जो नियमों को बनाते हैं। अब कौन होते हैं ये सदस्य? ये सदस्य होते हैं हमारे MPs एंड MLAs। ये होते हैं जिन्हें हम चुनते हैं और ये आगे जाके नियम कानून बनाते हैं। आगे हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। तो कार्यपालिका, अब नियम बन गए लेकिन उन नियमों को लागू करना भी तो ज़रूरी है, तभी तो देश ठीक तरीके से चल पाएगा। तो उन नियमों को लागू करने का काम ही होता है कार्यपालिका का। दे आर पॉलिसी मेकर्स। जो जो नियम हमारे विधायिका ने बनाए, कार्यपालिका उनको लागू करेगा। अब ये हमारे कोई स्पेशली अपॉइंटेड नहीं होते, इनका सिलेक्शन हमारी विधायिका में से ही किया जाता है। दे आर अपॉइंटेड बाय लेजिस्लेटिव्स। ऐसा नहीं है कि कार्यपालिका के सदस्य अलग होंगे, विधायिका के अलग होंगे, नहीं। दे आर अपॉइंटेड बाय लेजिस्लेटिव। जैसे कौन कौन शामिल है इनमें? मिनिस्टर्स लाइक PM, हमारे मंत्री जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो इनको अलग से तो नहीं लाया गया ना, हमारे MPs और MLAs जो थे उन्हीं में से सेलेक्ट किए जाते हैं ये। तो ये अपॉइंट होते हैं लेजिस्लेटिव मेंबर्स में से ही। अब हम देखते हैं जुडिशरी मतलब न्यायपालिका। जैसा कि इसका नाम ही है न्यायपालिका, मतलब न्याय करने वाली। अब नियम कानून बन गए, लेजिस्लेटिव ने रूल्स बना दिए, एग्जीक्यूटिव ने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। मीन्स नियम बन भी गए, वो लागू भी हो गए। लेकिन क्या वो नियम सही हैं या वो गलत हैं या उनमें कुछ चेंज लाना है, तो ये डिसीज़न कौन देता है? कोर्ट्स ऑफ लॉज मतलब न्यायपालिका। ये न्यायपालिका के हाथ में है कि वो डिसीज़न दे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, न्यायपालिका एक स्वतंत्र निकाय है। जुडिशरी इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी। इंडिपेंडेंट बॉडी मतलब इस पे कोई भी बाहरी इंसान अपना दबाव नहीं डाल सकता कि नहीं नियम यही बनाओ या इस नियम को चेंज मत करो, नहीं। जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो जो डिसीजंस लेगी जनता के हितों का ध्यान रखते हुए वो अपने आप से लेगी, चीज़ों को एनालाइज करके लेगी, किसी के एक्सटर्नल प्रेशर में नहीं लेगी। जुडिशरी में कौन कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब जिला न्यायालय। तो ये सब आते हैं हमारे जुडिशरी के अंतर्गत। कोई जिले स्तर का मामला होगा तो वो जिला न्यायालय देखेगी, उससे ऊपर कोई स्टेट लेवल का होगा तो वो अपने स्टेट की एक हाई कोर्ट जो होती है वो देखेगी, और वो और भी ज़्यादा बड़ा मामला होगा सेंट्रल लेवल का होगा या हाई कोर्ट से नहीं सॉल्व हो रहा है, वो ज़्यादा बड़े लेवल का है, तो वो रेफ़र किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये फैसले ये न्यायालय के द्वारा दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला ले लिया तो उसको मानना ही मानना है, वो हमारी फेडरल कोर्ट होती है। इसके बाद हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे इतने बड़े संविधान का निर्माण हुआ कैसे है?
हमारे संविधान के बनने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हैं। 2 years 11 months एंड 18 days। इतना समय लगने के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ है। तो ये इतना इजी गोइंग प्रोसेस नहीं है। इसमें बहुत सारे रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर्स एक्ट, बहुत सारे नियम कानून आए जिनका ओवरऑल कंक्लूजन लेके हमारा ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की रही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की सबसे अहम भूमिका रही है हमारे संविधान के निर्माण में। इसी के लिए इसको बोला जाता है बेसिक स्केलेटन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या किया था इस नियम ने, क्या रूल्स थे इसके। ये सब हम पढ़ेंगे जब हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अभी हम फिलहाल इतना जानते हैं कि बहुत सारे नियम कानून आए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रोल इसी एक्ट का रहा है, इसलिए हम इसे बेसिक स्केलेटन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब इसके अलावा हम देखते हैं कौन कौन से नियम कानून आए थे। हम इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखते हैं। तो सबसे पहले आया था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। ये आया था हमारा 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके बाद आया था हमारा पिट्स एक्ट। ये कब आया था हमारा 1784 में, 1784 में। इन सब समय पे हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी। इसके बाद आता है हमारा चार्टर्स एक्ट। ये एक्ट हर 20 ईयर्स पे आता था, स्टार्टिंग फ्रॉम 1813, 1833, 1853। इस तरीके से ये 20-20 साल पे इम्प्लीमेंट होता था। उसके बाद आता है हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत परिषद अधिनियम, जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1858। इसके बाद आया हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इस तरीके से हमारे कुछ आए इंडियन काउंसिल एक्ट्स। उसके बाद हमारा लास्ट में आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम। ये आया हमारा 1919 में और 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, चार्टर्स एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो चार्टर एक्ट कॉमर्शियल सेक्टर से जुड़े हुए होते थे, मतलब ट्रेड से, व्यापार से। ये व्यापार से जुड़े नियमों को बनाता था कि कौन सी कंपनी हमारे देश में वो व्यापार कर रही है, किस तरीके से करेगी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने काफ़ी टाइम तक हमारे कंट्री में रूल किया, बिजनेस पर्पस से किया। उसके बाद आगे जाके उसका पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस भी रहा है। तो ये काम हो गया चार्टर्स एक्ट का, कॉमर्शियल सेक्टर से जुड़े रूल्स बनाने का। इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत सरकार परिषद अधिनियम, ये पॉलिटी से जुड़े, जो राज व्यवस्था से जुड़े नियम कानून होते थे, ये हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट बनाता है, भारत परिषद अधिनियम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये हमारे संविधान से जुड़े नियम कानून को बनाता है। संविधान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या इम्प्लीमेंट करना है, क्या नहीं, तो संविधान से जुड़ा हो गया हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इन्हीं सब चीज़ों के पास आउट होने के बाद अभी और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे इंडियन पार्टीशन जो आया हमारा नियम की कैसे पार्टीशन क्या होना है, साइमन कमीशन आता है हमारा। और साइमन कमीशन के अलावा भी जैसे ऑगस्ट प्रपोज़ल आया हमारा। तो ये सब चीज़ें भी हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये सब रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स एक्ट, चार्टर एक्ट, काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट थे। तो अभी आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। उससे पहले हम समराइज़ कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा बेसिक डेफिनेशन, राज व्यवस्था और संविधान, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या होता है। इसके बाद हमने 3 पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े। लेजिस्लेटिव मीन्स विधायिका, एग्जीक्यूटिव मीन्स कार्यपालिका और जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका। इसके बाद हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
हमारे संविधान का निर्माण हुआ कैसे है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, पिट्स एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर्स एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसका रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। आगे की क्लासेस में हम इन्हें और डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लासेस में।